तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ फीचर ऐसे डाले हुए हैं कि जिनका कोई यूज ही नहीं है, उतनी अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता। अब ये ना एक फ्लैगशिप फोन्स में प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब चाहे मैं सैमसंग की बात करूं चाहे एप्पल की बात करूं, मतलब ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मार्वल मूवीज की जैसे, और उसी को सॉल्व करने में लग जाते हैं। इसके अंदर भी 5000 mAh की बैटरी आती थी, इससे पहले जो फोन था उसमें भी 5000 mAh की बैटरी थी, उससे पहले जो फोन था उसके अंदर भी 5000 mAh की बैटरी थी। लेकिन यहाँ पर बस अपग्रेड क्या है, और मुझे लगता है कि अगर आपको ये भी डिजाइन ना पसंद आए ना, तो S24 अल्ट्रा लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा आपको। इस सैमसंग S26 अल्ट्रा के अंदर कुछ बदला भी है इस साल के अंदर, या फिर आपको वही 2025 वाला S25 अल्ट्रा चिपका दिया है। आज पूरी वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाला हूं। अगर आप S26 अल्ट्रा खरीदने का सोच रहे हो या फिर ये फोन भी खरीदने का सोच रहे हो S25 अल्ट्रा, तो ये वीडियो एंड तक देखने ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा और आपको ये लेना चाहिए या फिर इससे पिछले वाला S24 अल्ट्रा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिजाइन से शुरुआत करते हैं। भाई कितना बदला है पहले मैं बताता हूं। देखो पीछे से अगर आप दोनों फोन को देखोगे ना, तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, जहां पर कैमरा मॉड्यूल है वहां पर एक ग्लास बैक, मतलब जो कैमराज है उसका जो मॉड्यूल है वहां पर एक ग्लास डाल दिया है, जो उसको एक कंबाइन डालता है, एक आइलैंड सा बना दिया है। इसके अलावा जो एक चीज और है वो है इसके एजेस, वो थोड़े से शार्प से और राउंड हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो S Pen का एक डिजाइन है वो थोड़ा सा राउंड हो गया है, और बाकी ये फोन पतला और थोड़ा सा हल्का हो चुका है। अब ये ना एक फ्लैगशिप फोन्स में प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब चाहे मैं सैमसंग की बात करूं चाहे एप्पल की बात करूं, मतलब ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मार्वल मूवीज की जैसे, और उसी को सॉल्व करने में लग जाते हैं। मतलब पहले एल्यूमिनियम देते हैं, फिर टाइटेनियम देते हैं, फिर एल्यूमिनियम देते हैं, पहले ये स्ट्रेट बनाते हैं, मतलब कॉर्नर्स बनाते हैं, फिर उसको राउंड करते हैं, फिर उसके बाद फिर स्ट्रेट कर देते हैं। पहले एक कर्व डिस्प्ले देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फ्लैट करते हैं, फ्लैट करने के बाद फिर से कर्व देते हैं। तो ये खुद ही मतलब प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते रहते हैं, और उसके नाम पर इनोवेशन बोलते रहते हैं। अच्छा, बिल्ड डिजाइन की मैं बात करता हूं। यहाँ पर एल्यूमिनियम फिनिश आती है और सामने ना यहाँ पर आपको आर्मर 2 मिलता है प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, इस डिस्प्ले के और अभी तक कोई स्क्रैचेस नहीं है। मैं लगभग 15 दिन के आसपास इसे यूज कर चुका हूँ और यहाँ पर मुझे कोई स्क्रैचेस नहीं लगे। लेकिन हाँ, मेरे एक फ्रेंड के पास भी है फोन और उसके डिस्प्ले के ऊपर भाई अच्छे खासे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं। मतलब उसने एक दो बार अपनी पॉकेट में शायद की रखी होगी और उसकी वजह से भाई स्क्रैचेस बढ़िया वाले पड़ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन गार्ड लगाना मत भूलना। और अब बात करते हैं डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि वही सबसे हाईलाइटेड फीचर है इस S26 अल्ट्रा के अंदर। देखो यहाँ पर ना डिस्प्ले वही है जो लास्ट ईयर थी आपको, और लास्ट ईयर वाले में वही थी जो उससे लास्ट ईयर थी, लेकिन जो चेंजेस हैं वो है प्रिवेसी डिस्प्ले के। अब यहाँ पर होता क्या है, मतलब एक ऑप्शन आपको दे रखा है जिसकी वजह से मतलब अगर यहाँ पर कोई खड़ा है या फिर यहाँ पर कोई खड़ा है, आप मेट्रो में हो या कोई ताका झाकी करता है ना आपके फोन के अंदर, तो भाई वो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। एक बार आपको बटन प्रेस करना है, आपकी पूरी डिस्प्ले इस तरीके से काम करेगी, साइड वाइड कोई भी नहीं देख पाएगा। उसमें भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ये है कि आप अपनी नोटिफिकेशन या फिर OTPs पे भी वो लगा सकते हो, और उसके अंदर भी एक ऑप्शन ये मिल जाता है कि आप हमेशा नहीं या किसी सिलेक्टेड ऐप के ऊपर भी काम कर सकते हो। समझ लो मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ और वहां पर कुछ क्रिंज वीडियोस आ सकती हैं या फिर कुछ और भी वीडियोस आ सकती है। तुम समझते हो भाई आजकल फीड के ऊपर क्या आता है, तो कोई मुझे जज करेगा मेरी वीडियोस देखने के तौर पर, तो भाई वो चीज आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, आप किसी भी ऐप के अंदर। वो चीज मुझे बेस्ट लगी। अब उसका एक घाटा भी है, अगर आप जब भी मतलब हाई क्वालिटी में कंटेंट देखना चाहते हो, फुल ब्राइटनेस करके कंटेंट देखना चाहते हो, तो वैसा आउटपुट नहीं आता। थोड़ा सा मतलब डिस्प्ले के अंदर मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जब आप प्राइवेसी डिस्प्ले का यूज कर रहे हो। हटा दो उसके बाद वो वैसे ही नॉर्मल काम करती है। बाकी डिस्प्ले की बात हो रही है तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी भाई। यहाँ पर पहले बोला गया था S26 अल्ट्रा के अंदर 10 बिट वाली डिस्प्ले मिलेगी आपको, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, काफी लोगों ने मतलब टेस्ट भी कर लिया, बड़े बड़े क्रिएटर्स ने टेस्ट भी कर लिया, देख लिया, कंफ्यूज हो गए कि भाई है इसके अंदर, नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैनल पे 10 बिट बताना, अगर ब्रांड ने बोल दिया ना तो भाई हर कोई वही बोलेगा, बताना बहुत मुश्किल होता है। फिर बहुत लोगों ने कॉल आउट करा कि भाई 10 बिट का नहीं है इसके अंदर। सैमसंग ने भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि हाँ इसके अंदर 10 बिट का डिस्प्ले नहीं है, वो स्पेसिफिकेशन में गलती हो गई थी। तो ये चीज भी है, 8 बिट का डिस्प्ले आता है, वो थोड़ा सा मतलब इन्होंने Samsung mostly uses 8-bit plus FRC panels for mid-range phones, FRC which mimics panel 10-bit quality through dithering. Check जा the भाई। display specifications site. तो ये खुद ही बता रहा है, मतलब बातों बातों में इसने खुद बता दिया। 8 बिट और FRC करके कुछ भाई इन्होंने यूज कर रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इनहेंस लगती है डिस्प्ले, लेकिन 10 बिट नहीं है। ओके, चिपसेट की बात करते हैं और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखो इस फोन के अंदर भी इनफ
मतलब पावर थी, इससे पहले वाला जो फ़ोन था उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर थी, उससे पहले जो फ़ोन था ना उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन पावर की कमी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एंथुतु स्कोर्स वगैरह आते हैं बहुत बढ़िया आते हैं, 3.8 मिलियन के आसपास आते हैं। कोई भी काम कर लो आप भाई, यहाँ पर एकदम स्मूथली परफॉर्म होता है। इसका जो यूआई है वो बहुत अच्छा है। आप कोई भी ऐप ओपन करो, क्लोज करो, स्क्रॉल करो या फिर मल्टीटास्किंग करो, आप मल्टीपल ऐप्स ओपन कर लो बैकग्राउंड में, कहीं भी आपको जिटर लैग ये चीज़ आपको फील नहीं होगी। कैमरा के ऊपर आऊँगा मैं कि वहाँ पर कैसे काम करता है, लेकिन हाँ भाई यूआई के अंदर या फिर किसी टास्क को परफॉर्म करने में कोई भी यहाँ पर आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा। बाकी कुछ लोग शायद गेमिंग के लिए इस फोन को लेना चाहते हो, तो मैं उनको बता दूं, यहाँ पर मैं बीजीएमआई वगैरह प्ले कर रहा था, तो अभी शुरुआत में यहाँ पर 90 FPS का ऑप्शन खुल के आया। बस अभी 120 FPS अभी नहीं ओपन हो रहा, हो सकता है वो कुछ दिन में डेफिनेटली भाई ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप 90 FPS की जगह 120 FPS पे खेल पाओगे। हाँ, इसके अंदर S25 अल्ट्रा के अंदर अभी भी काम करता है 120 FPS, उससे पहले वाले जो फोन है उसमें भी काम करता है। यहाँ पर कुछ टाइम लगे, उसके बाद अपडेट के बाद भाई वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद हीटिंग के क्या हाल है भाई, इस फोन के अंदर क्या हीटिंग होती है, चार्जिंग के टाइम हीटिंग होती है या फिर कुछ और, मतलब आपने टेस्टिंग करी तो भाई बताओ। देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों फोन के रखूँ ना साइड बाय साइड, तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, यहाँ पर मैंने एक तो 5 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करी 4K क्वालिटी के अंदर, यहाँ पर जहाँ पर एसी नहीं चल रहा था, तो ये वाला जो S25 अल्ट्रा ये थोड़ा सा ज़्यादा हीट कर रहा था, मतलब 42-43 के आसपास पहुँच जाता है टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं है वो भी, लेकिन यहाँ पर मतलब एकदम रूम टेम्परेचर है ये, अगर धूप में करोगे तो ज़्यादा पहुँचेगा। बाकी इसकी बात करूँ तो ये कुछ रहता 38, 39, 40 के आसपास पहुँच गया था, तो हाँ इससे थोड़ा ठंडा ही रहता है और यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा मैनेज कर रखा है, मतलब इसकी जो थर्मल्स है ना उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है S26 अल्ट्रा के अंदर। लेकिन अगर मैं CPU थ्रॉटलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइम्स को टेस्ट करा और ये फ़ोन अच्छा खासा थ्रॉटल करता है, मतलब अभी ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है, वो कुछ दिनों में के अंदर आपको बेटर भाई, मतलब थोड़े दिन में देखो दिक्कत तो आती है नए फ़ोन के अंदर, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो एकदम स्मूथ स्टेबल हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इशू है अभी। और मुझे लगता है कि इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अगर लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा दिन और वेट कर लेना, आपको बेटर रिव्यूज मिल जाएंगे जिसके अंदर ये फोन अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। कैमरास की बात करते हैं, अगर मैं कैमरास की बात करूं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, अपर्चर्स बस यहाँ पर थोड़े से कम कर दिए गए। अगर मैं इन दोनों फोन्स की बात करूं, वही 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, एक और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड और सामने का 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है। अब यहाँ पर वो सारे फीचर वही मिलते हैं जो पहले मिलते थे, इक्का दुक्का फीचर एक्स्ट्रा आपको देखने मिलेंगे, जैसे APV कोडेक का फीचर यहाँ पर मिल गया है, उसके अलावा मैंने बताया ना अपर्चर का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है, तो लो लाइट के अंदर कुछ फोटोज बढ़िया आती हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर फोटोज क्लिक करिए, मैं साइड बाय साइड भी डाल दूंगा ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि भाई कैमरास के अंदर ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो इस फोन की तरफ भी जा सकते हो, अगर कैमरा वाइज ही लेना है, बाकी सारे फीचर वही हैं जो इसके अंदर भी आते हैं। तो फोटोज की बात करते हैं। कैमरास की बात करने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे और कंटेंट के लिए। ओके, तो लाइटिंग कंडीशंस के अंदर यहाँ पर जो फोटोज हैं वो काफी बढ़िया आती हैं, डिटेल्स काफी अच्छी आती है, इवन जो कलर्स हैं वो काफी नेचुरल आती है और आपको ना जूम करने के बाद भी डिटेल्स काफी बढ़िया नजर आएंगे। अगर मैं पोर्ट्रेट्स की बात करूँ तो कभी कभी ये फोन स्ट्रगल करता है, ये फोटो में जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भाई हेयर्स के पास अगर आप देखोगे तो भाई स्ट्रगल करता है। 1-2 फोटोज यहाँ पर मैंने ली तो स्ट्रगल कर रहा था फोन। हाँ, इसका जो बोके आग उसको थोड़ा सा मतलब F को और थोड़ा कम करते हो तो हाँ थोड़ी सी बेटर फोटोज नजर आती हैं। इवन यहाँ पर हमने कुछ अल्ट्रा वाइड फोटोज भी लिए हैं और देखोगे ना तो दोनों S25 अल्ट्रा या फिर S26 अल्ट्रा एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन जूम करने पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि हाँ डिटेल्स थोड़ी सी कम रह जाती है। बाकी मैक्रो फोटोज में ये फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाता है, डिटेलिंग आपको बढ़िया मिल जाएगी, सैचुरेशन अच्छी मिल जाएगी, इवन जो लाइटिंग को मैनेज करना है वो भी काफी बढ़िया ढंग से करता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ लो लाइट फोटोज भी क्लिक करे, एक चीज मुझे नजर आ गई कि भाई ये पिछले 3-4 साल से वही सेंसर यूज कर रहे हैं सैमसंग और उसकी वजह से इतना इंप्रूव नहीं लगता लो लाइट के अंदर। हल्की फुल्की अगर सब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग हो या फिर कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट हो तो बढ़िया फोटोज आती हैं, वरना एकदम डिसेंट सी फोटोज आती हैं। इसके अलावा हमने 100x जो जूम होता है वो टेस्ट भी करा है, S25 अल्ट्रा, 26 अल्ट्रा, इवन मेरे पास एक्सटेंडेड प्रो भी है। यहाँ पर भाई आप ट्राई कलर को देखो, कितनी डिटेल्स आपको वीवो की फ़ोन में नजर आएंगी, जबकि S25 अल्ट्रा या फिर 26 अल्ट्रा के अंदर वो डिटेल्स नज़र नहीं आती। इवन स्ट्रगल करता है प्रोसेसिंग के अंदर भी, तो मतलब 100x उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता जो आज से 3-4 साल पहले एक सेंसर आता था, प्रोसेसिंग आती थी, वही अभी देखने को मिलती है। और अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो 12 मेगापिक्सल का आता है और वो डिसेंट सा काम कर जाता है। वहाँ पर आपको मेगापिक्सल की जगह प्रोसेसिंग देखनी चाहिए। अगर आप मतलब गुड लाइटिंग कंडीशन के अंदर फोटो क्लिक करते हो, बेस्ट से बेस्ट
कलर्स आते हैं, डिटेल्स आती हैं। नो डाउट यहाँ पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने पड़ेगा। मुझे लगता है कि अच्छी फोटोज आती हैं सेल्फी से। कुछ फोटो मैंने अल्ट्रा वाइड पर भी क्लिक करी है और यहाँ पर HDR मैंने ऑन कर रखा था। वीवो का जो फोन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से फेस पर लाइटिंग को मैनेज करता है, जबकि 25 अल्ट्रा है 26 अल्ट्रा उतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। वीडियो आउटपुट देख लो आप इसका। ओके गाइस, तो ये है इसका फ्रंट कैमरा जहाँ पर अभी मैं 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और भाई सैमसंग की वीडियो क्वालिटी देखो नो डाउट काफ़ी बढ़िया होती है। और मैं थोड़ा सा चल के भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे ऐसे होके दिखाता हूँ भाई, मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है। हाँ, एप्पल वगैरह से कंपेयर करोगे देखो वैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सामने जब धूप पड़ती तो ऐसी फेस स्किन आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके बाद मैं स्विच करता हूँ इसके रियर कैमरा पर। माइक्रोफोन मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बताना मेरे को किसका कैमरा अच्छा है। ओके, तो ये है इसका रियर कैमरा और यहाँ पर ना हल्का फुल्का भाई शोर वगैरह भी कैप्चर कर रहा होगा ये। और एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पर स्किन टोन्स में आपको हल्का फुल्का फ़र्क देखने को मिल सकता है फ्रंट और रियर में। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा। अभी सन एकदम मेरे सामने है, 4K 60 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक्रोफोन फिर भी यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत चल के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर वाइड एंगल का भी स्विच करने का ऑप्शन है, मतलब 4K के अंदर ही मैं स्विच भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं और आप लॉग में भी शूट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मिलती हैं। बाकी होराइजन लॉक का भी एक मैं फीचर यहाँ पर वीडियो डाल देता हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। ओके गाइस, तो ये है इसका होराइजन लॉक। अभी एकदम कैमरा सीधा है, अब देखो घूम गया है कैमरा। और उसके बाद भी जो मेरी फुटेज है ना वो एकदम इस तरीके से रही है। हल्का फुल्का जर्क देखने को मिलेगा, लेकिन कैमरा पूरा 270 डिग्री घुमा चुके हैं हम और वीडियो एकदम स्टेबल रहती है। ये फीचर और दूसरे ब्रांड भी ला चुके हैं, लेकिन सैमसंग लाया है तो भाई थोड़ी वाहवाही बटोरता है। लेकिन हाँ, फीचर काफ़ी बढ़िया है, मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगा। आप मेरे को बताओ आपको कैसा लगा। अब देखो S26 अल्ट्रा जब लॉन्च हो रहा था ना तो पूरी हाइप बनाई गई थी कि ये एक AI फ़ोन है और स्मार्टफोन की जगह अब इसे AI फ़ोन बोलना पड़ेगा। तो AI के फीचर हैं डेफिनेटली भाई, बहुत सारे फीचर डाले हुए हैं और लीड करता है सैमसंग। लेकिन कितने प्रैक्टिकल हैं, चलो मैं इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ फीचर डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छे लगे जो सैमसंग ने डाले हुए हैं, जो मेरे को S23 अल्ट्रा से पसंद है। मतलब उसमें भी आ गए थे फीचर और मैं यूज़ करता था भाई। तो वहाँ पर ना एक तो चैट असिस्ट वाला फीचर मेरे को बहुत सही लगता था। फिर सर्कल टू सर्च आ गया था, वो तो मतलब हर फ़ोन के अंदर आ गया। एक यहाँ पर जनरेटिव AI का फीचर आ गया था, ये बहुत ही इंप्रेसिव थे और एक लीप मतलब मिल गई थी सैमसंग को कि हाँ भाई AI की बहुत तगड़े फीचर हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या क्या कर रखा है, इस बार एक फीचर आ रखा है कि आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी चीज़ को। समझ लो कोई हाफ चीज़ है, समझ लो ये रिमोट है, इतना कटा हुआ है रिमोट, मेरे को दोबारा बनाना है तो भाई आप ड्रॉ करके बना सकते हो, आप बोल के बना सकते हो। इवन आप बोल के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कोई चीज़ ऐड करनी है ये चीज़ कर सकते हो AI के अंदर। और इसके साथ साथ आप कार्टून वगैरह में चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। ये सारे फीचर मिल जाते हैं। बाकी एक और कमाल का फीचर जो डाल रखा है ना वो बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे। आप मैच वगैरह देखते हो, वहाँ पर भाई हू हल्ला आता है जब भी आप कॉमेंट्री सुनते हो या फिर किसी ने 6 मारा तो भाई बहुत तेज आवाज़ आती है बैकग्राउंड में, मतलब वो फ़ोन के अंदर ही आती है। तो उस नॉइस को आप कम कर सकते हो। एक ऑप्शन आता है ऊपर भाई, उसको टैप करो, सारी नॉइस कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो फीचर मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा। बाकी एक तगड़ा फीचर है जो कि भाई इन्होंने डाला है, जो कि हम दूसरे फ़ोन में एज अ ऐप यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास किसी भी अननोन नंबर से कॉल आती है, फिर किसी की भी कॉल आती है, आप अपना एक AI असिस्टेंट बिठा सकते हो। वो आपके बिहाफ पे बात करेगा, आपको बताएगा कि इसकी कॉल है और आप उठाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो वो पहले आपसे बात कर लेगा। ये फीचर भी काफ़ी तगड़ा था, मुझे ऐसा लगता है। बट अब ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बोली, क्योंकि देखो बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर, इसके अलावा भी AI वाले, वो मुझे इतने प्रैक्टिकल नहीं लगती। मैं बताता हूँ, जैसे अब फोटो एडिट वाला ही देख लेते हैं। मैंने फोटो एडिट करा ली, मैंने बैकग्राउंड चेंज करा लिया, लेकिन एक अच्छी फोटो जो 12 मेगापिक्सल पे क्लिक है, वेल HD फोटो जो मतलब बहुत ही क्वालिटी के साथ है, जैसे मैं एडिट करता हूँ भाई क्वालिटी एकदम लूज हो जाती है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर भाई, पिक्सल एकदम मतलब डेड हो जाते हैं, मतलब बहुत ही नकली क्वालिटी बन जाती है। इवन जब भी आप कुछ भी चेंज करते हो ऐसी चीज़ों में तो फेस का जो मतलब 100% जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। मतलब फेस वो नहीं रहता, आपका पर्सन ही चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब ये इसके लिए सॉल्व करने के लिए तो भाई चैट GPT है, उस पर कर लो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ फीचर ऐसे डाले हुए हैं कि जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, उतनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता। बस अगर कोई चीज़ रिमूव करनी है, आपके फेस के ऊपर से रिमूव करनी है, फिर बैकग्राउंड से रिमूव करनी है, वो फीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। ओके, बैटरी की बात करते हैं। अब देखो ये फ़ोन ना भाई थोड़ा सा पतला हुआ है और ये थोड़ा सा मोटा था। इसके अंदर भी 5000 mAh की बैटरी आती थी। इससे पहले जो फ़ोन था उसमें भी 5000 mAh की बैटरी थी। उससे पहले जो फ़ोन था उसके अंदर भी 5000 mAh की बैटरी थी। लेकिन यहाँ पर बस अपग्रेड क्या है, यहाँ पर आपको 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। Q2 चार्जिंग अभी भी नहीं दी इनके अंदर, जो एप्पल के अंदर आती है, जहाँ पर आपको मैगसेफ एकदम झट से चिपक जाए, आपको ढूंढना पड़ता है। फास्ट चार्जिंग यहाँ पर 60 वॉट की कर दी गई है। लेकिन
यहाँ पर मैं आपको एक कैच बताता हूँ, अगर आपके पास सैमसंग का ही कोई जो एडेप्टर होगा ना, उसी से आप चार्ज करोगे तो बढ़िया तरीके से चार्ज होता है। अगर आप पावर बैंक से या फिर किसी और एडेप्टर से चार्ज करते हो तो ये 23-24 वॉट के आसपास ही चार्ज होती है, जबकि मैंने इसमें फास्ट चार्जिंग भी ऑन करके रखी हुई है। तो भाई हाँ, ये इशू है। बाकी बैटरी की बात करूँ तो स्क्रीन ऑन टाइम मुझे लगता है कि अभी भी वो 8, साढ़े 8 या 9 घंटे के आसपास चलता है, जबकि आप कोई भी चाइनीज़ फ़ोन पकड़ लो, मेरे पास ये iQOO का है जिसमें 7200 mAh की बैटरी आती है, ये मोटरोला का है जिसके अंदर आपको आई थिंक 7000 के आसपास ही बैटरी आती है, और ये वीवो का है X300 Pro, इसके अंदर भी भाई लगभग 6500 mAh की बैटरी आती है। लेकिन भाई सैमसंग अभी भी 5000 mAh में अटका हुआ है। नो डाउट यहाँ पर भी बैटरी अच्छी आती है, अगर आप S24 Ultra से कंपेयर करते हो, S25 Ultra के आसपास ही बैटरी मिल जाती है। लेकिन भाई जब दूसरे ब्रांड इतनी बैटरी दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई पतला करने के साथ साथ आपको बैटरी सिलिकॉन कार्बन की यूज़ करनी चाहिए थी। आई थिंक भाई 6000 mAh तो ये डिजर्व करता है जब इतना बड़ा फ़ोन है। ये फ़ोन देखो कितना पतला है, छोटा है इससे, लेकिन फिर भी इसमें 7000 mAh की बैटरी है, तो सैमसंग को डेफिनेटली भाई इस पे काम करना चाहिए। ओके, यूआई के बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ पर आपको यूआई बहुत स्मूथ स्टेबल मिलता है, यहाँ पर आपको सारे फीचर बढ़िया तरीके से काम करते हैं, कोई भी लैग नहीं करता। इवन यहाँ पर आपको UI 8.5 मिल जाता है, One UI 8.5 मिल जाता है। एंड्रॉइड 16 पे बेस है, हो सकता है भाई कुछ दिनों में इसमें एंड्रॉइड 17 भी आ जाए दूसरे फ़ोन से थोड़ा सा पहले। बाकी यहाँ पर भी आपको S Pen का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आप वो फीचर यूज़ नहीं कर पाओगे जो S23 Ultra के अंदर आते थे, मतलब यहाँ से फोटो क्लिक करना, ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। जो S25 Ultra के अंदर आते थे वही फीचर है। हाँ, इसको बस आप उल्टा नहीं डाल पाओगे, जैसा निकालोगे वैसे डालोगे तो ज़्यादा बढ़िया शेप में आता है। ओके, तो अगर मैं X25 Ultra से कंपेयर करूँ ना, इसके अंदर क्या अपग्रेड मिलता है, देखो प्रिवेसी डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है जो कि इसी के अंदर रहने वाला है, वो इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लॉक वाला जो फीचर है वो थोड़ा सा हाई बनाने की कोशिश कर रखी है, वो इतना यूजेबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए है यूजेबल, अगर है तो उसको कंसिडर करना। इसके अंदर वो ऑप्शन अभी तक नहीं आया। तीसरा, एक तो जो AI के फीचर है जो कि भाई इसमें आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और मुझे लगता है कि आप इसमें यूज़ करना ही मत, क्योंकि अगर आप ChatGPT से यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर, या फिर Gemini से यूज़ करोगे जो कि भाई सैमसंग खुद प्रमोट करता है, उससे अगर वो सारे काम करवाओगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाओगे। इसके अलावा जो नॉइस वाला फीचर है, नॉइस रिमूव करने वाला, वो कोई डील ब्रेकर फीचर नहीं है। मुझे लगता है कि भाई वो इतना काम का है भी नहीं, अगर आपको बहुत काम का है तो ही लेना। बाकी हाँ, ये फ़ोन थोड़ा सा स्लिम हुआ है और इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हुई है। इसके अलावा भाई कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको S25 Ultra छोड़ के ये फ़ोन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये भी डिज़ाइन ना पसंद आए ना, तो S24 Ultra लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा आपको। बाकी वीडियो में यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तभी करना।